हेलो। 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 हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी के इस ब्रांड न्यू चैनल अनअकैडमी अभियान में, जहां पर दोस्तों 4 एजुकेटर की टीम आपको लगातार तैयारी करवा रही है स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, जिसमें सन्मति सर सुबह 8 बजे आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, 9 बजे आप और हम मिलकर के आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। दोस्तों 4 बजे मुकेश सैनी सर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, और शाम को 6 बजे नूर आलम सर मैपिंग की सहायता से आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि सपोर्ट आपने अब तक इस चैनल को दिया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हम रेगुलर आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये फ्री कंटेंट है और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको डिज़ाइन किया है। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ छोटी छोटी जानकारियां मैं आपको दे दूं कि यार दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। आप जाइए अनअकैडमी अभियान लिखिए, यहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर पाएंगे हमारा। तो ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल रहेगा। ओके। दूसरी बात दोस्तों, एक बात और बता दूं कि एमपीपीएससी के लिए, एमपीपीएससी 2020 के लिए ये कुछ कोर्सेस हैं जो मैंने कवर कराए हैं। जीएस पेपर 4, हिंदी, निबंध, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। पॉलिटी खत्म करा दिया है, हिंदी खत्म करा दिया है, जीएस पेपर 4 खत्म करा दिया है। ज्योग्राफी की क्लासेस अभी स्टार्ट हुई हैं 10 अक्टूबर से, तो ज़्यादा कक्षाएं नहीं हुई हैं, तो ये कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जो ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है। इसमें हम इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, भारत और विश्व के भूगोल को यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। आंसर राइटिंग के साथ हम इनको पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे। प्रॉपर नोट्स दोस्तों आपको दिए जाते हैं, जो टॉपिक होता है उसमें लिखा रहेगा कि पॉसिबल क्वेश्चन क्या आ सकता है। उसके अलावा वहाँ पर 3 मार्क का क्वेश्चन कैसे बनेगा, 5 मार्क का क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये चीज़ भी हमने वहाँ पर मेंशन की है। सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूँ, फिल्टर करके कंटेंट दूँ, ताकि आपको पढ़ने में सहायता हो, और सबसे बड़ी बात मुख्य परीक्षा में होता है लिखने में सहायता हो, वो आपको वहाँ पर बेनिफिट मिल जाए। तो अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, याद रखें ये मेरे कोर्सेज हैं, इसको साथ साथ आपको अनअकैडमी एमपीपीएससी पर जितने भी कोर्स चल रहे हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहां पर एमपीपीएससी एंड व्यापम, याद रखिएगा एमपीपीएससी एंड व्यापम का गोल सिलेक्ट करें। पेमेंट ऑप्शन पर जाएं। जो 1 साल का पेमेंट है दोस्तों वो 7,920 रुपये है, लेकिन इससे भी बेनिफिशियल है अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जो कि आपको 11,520 रुपये का पड़ेगा। याद रखें दोस्तों, ये प्राइस आपको तभी मिलेगी जब आप रेफरल कोड में SG लाइव को यूज़ करेंगे। ये एक रेफरल कोड है, इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% का इमीडिएट डिस्काउंट मिल जाएगा। याद रखिएगा 12,800 में जब आप SG लाइव को यूज़ करेंगे तो वही पेमेंट आपको 11,520 रुपीज़ में पड़ेगा। इस प्राइस रेंज में 11,500 रुपये में दोस्तों आपको पूरी प्रिपरेशन मिलती है 2 साल के लिए, जिसमें आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाएगी, आपको मैगजीन भी प्रोवाइड की जाएगी, एवरीथिंग, और सारी क्लासेस आपको अनअकैडमी एमपीपीएससी प्लेटफॉर्म की मिलेंगी। तो इसमें आप जरूर ज्वाइन कीजिए।
यहाँ पर मेंस के मैं काफ़ी सारे कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ और अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए प्लीज़ यूज़ माय कोड SG Live। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं टॉपिक को। तो कल आपको पता होगा हम भारत में क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ रहे थे, हम रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया की बात कर रहे थे। ये टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, क्रांतिकारी आंदोलन वाला टॉपिक। तो याद होगा इसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ों को पढ़ लिया था, जैसे हमने इसके परिचय को पढ़ लिया था, हमने उदय के कारणों को पढ़ लिया था कि आखिरकार इस आंदोलन का उदय क्यों हुआ, फिर हमने इनकी पद्धतियों को पढ़ लिया था कि किस प्रकार की मेथड का यूज़ करते थे, और हमने महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों को भी पढ़ लिया था। तो ये 4 बड़े टॉपिक हमने यहाँ पर कवर कर लिए थे। लेकिन जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है ये देश के अलग अलग भागों में चला। प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो इसकी स्टार्टिंग महाराष्ट्र से हो गई, और महाराष्ट्र में आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने केसरी और मराठा जैसे 2 अखबार निकाले, इन्हीं अखबारों के माध्यम से उन्होंने चीज़ों को प्रमोट किया, इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। बाद में हमने देखा चापेकर बंधुओं ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, फिर सावरकर बंधुओं ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वहीं हमको एक नासिक षड्यंत्र भी देखने के लिए मिलता है, नासिक कंस्पिरेसी भी देखने के लिए मिलती है। तो ये सारी घटनाएं महाराष्ट्र वाले इलाके में हमने कल डिस्कस की। अब महाराष्ट्र के अलावा जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है वो बंगाल में भी आगे बढ़ा, तो आज हम बंगाल की बात करेंगे। बंगाल के अलावा वो पंजाब वाले इलाके में भी आगे बढ़ा, पंजाब के अलावा वो मद्रास वाले इलाके में भी हमें पढ़ना पड़ेगा कि मद्रास में क्या गतिविधियां हुई, और इसके अलावा दोस्तों एक और आपको याद रखना है, दिल्ली वाले इलाके में भी डिस्कस करना पड़ेगा। तो बंगाल, पंजाब, मद्रास, दिल्ली, यहाँ पर भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई हैं, यहाँ पर भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हुए हैं, इन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर कल की हम बात करें जल्दी से क्विक एक बार हम पीपीटी को अगर देखें तो हमने देखा था कि क्रांति का मतलब होता है किसी व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करना। आंदोलन जो भारत में था उसका एक ही उद्देश्य था कि अगर ब्रिटिश शासन को हमें भारत से उखाड़ना है तो हमें हिंसक साधनों का उपयोग करना होगा। अगर ब्रिटिश एम्पायर को हमें यहाँ से अलग करना है तो हमें वायलेंट मीन्स का यूज करना होगा। फिर दूसरी बात दोस्तों, बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब इसके प्रमुख केंद्र रहेंगे। फिर हमने ये भी देखा कि 3 चरणों में हम क्रांतिकारी आंदोलन को पढ़ते हैं। प्रथम चरण विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन, और क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण उदय के कारण में हमने देखा था कि उदय के कारणों में सबसे पहला कारण यही था कि उदारवादी और उग्रवादियों की जो नीतियां थी वो विफल हो गई थी, जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट की पॉलिसी थी वो फेल कर चुकी थी, जो ब्रिटिश सरकार है उसकी नीतियां बहुत ही दमनवादी थी, उसकी नीतियां बहुत ही रिप्रेसिव पॉलिसी हुआ करती थी। दूसरी बात, विश्व से भारत के क्रांतिकारी प्रेरणा ले रहे थे। वर्ल्ड में हमने देखा था कि रशियन रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, आयरलैंड में एक छोटा सा रेवोल्यूशन हुआ, और अमेरिका में रेवोल्यूशन हुआ। इन तीनों रेवोल्यूशन से दोस्तों भारत के क्रांतिकारियों को प्रेरणा मिल रही थी, इंडिया के जो रेवोल्यूशनरी हैं उनको प्रेरणा मिल रही थी, और युवा थे और युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार था, यंग थे और उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। ये उदय के कारणों के बाद पद्धतियां देखी थी हमने, तो पद्धतियों में हमने यही देखा था कि वो समर्थकों की हत्या कर देते थे, ब्रिटेन के जो समर्थक थे वो उनकी हत्या कर देते थे। उसके अलावा धन एकत्रित करने के लिए लूट किया करते थे, जिसको वो स्वदेशी डकैती का नाम देते थे, ये भी डिस्कस किया था हम लोगों ने। फिर हमने महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों की बात की थी, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों को देखा था, और इसमें हम लोगों ने 4 लोगों की बात की थी, लोकमान्य तिलक, चापेकर बंधु जिसमें दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर आते हैं, सावरकर बंधु, वीडी सावरकर और गणेश सावरकर की बात की थी, और नासिक षड्यंत्र, नासिक कंस्पिरेसी को हमने डिस्कस किया था। लोकमान्य तिलक के बारे में हमने यही पढ़ा था कि ये समाचार पत्र इन्होंने 2 निकाले थे, मराठा और केसरी। मराठा में इनके सहायक आगरकर थे और केसरी में इनके सहायक केलकर थे। उसके अलावा इन्होंने लोगों को एकजुट करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए 2 उत्सवों को प्रारंभ किया था, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव। गणेश उत्सव 1893 में होता है और शिवाजी उत्सव 1895 में होता है, ठीक है। और पत्रकारिता के कारण इनको जेल भी जाना पड़ा था। हमने देखा था कि इनको 18 माह की सजा
सजा होती है और जब इनको 18 माह की सजा होती है तो पूरे भारत में इसका विरोध होता है और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एक ऑल इंडिया फिगर बन जाते हैं और इनको लोकमान्य की उपाधि दे दी जाती है। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया और अपने न्यूज़पेपर में इन्होंने एक आर्टिकल लिखा, देश का दुर्भाग्य, और इस आर्टिकल को लिखने के कारण उन्हें 6 साल की सजा हुई और इस बार जेल उन्हें भेजा गया मांडले, जो कि बर्मा में आता है। 6 साल का लंबा समय था। वहां पर इन्होंने गीता रहस्य नाम की एक महान पुस्तक की रचना की। तो गीता रहस्य का उन्होंने यहां पर रचना कर दी। ठीक है, उसके बाद हमने चापेकर बंधुओं की बात की थी, जिसमें दामोदर और बालकृष्ण चापेकर आते हैं। तो जैसे कि बताया दोस्तों कि पूना में चापेकर बंधुओं ने क्या किया था कि पुणे के जो प्लेग कमिश्नर थे रैंड और उनके साथ ही लेफ्टिनेंट आयरस्ट, ठीक है, प्लेग कमिश्नर कौन थे? प्लेग कमिश्नर थे रैंड और उनके लेफ्टिनेंट आयरस्ट की उन्होंने हत्या कर दी थी। इन्हीं की हत्या के आरोप में दामोदर हरि चापेकर को फांसी की सजा दे दी गई थी। तो यह भी आपको याद रखना है। और पुलिस कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट आयरस्ट की जो हत्या की गई थी उसे कहा जाता है भारत में यूरोपियों की पहली राजनीतिक हत्या कहा जाता है। फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डर ऑफ यूरोपियन इन इंडिया या फर्स्ट पॉलिटिकल असैसिनेशन ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। पॉलिटिकल असैसिनेशन का मतलब बड़ा सिंपल होता है। इसका मतलब है कि राजनीतिक कारणों के चलते आपने किसी की हत्या की है। अब राजनीतिक कारण क्या था कि भारत को आज़ाद कराना है, इंडिया को फ्री कराना है, ये राजनीतिक कारण था। ठीक है, और ये हिंदू धर्म सभा से संबद्ध थे। इसके बाद हमने विनायक दामोदर और गणेश दामोदर सावरकर की बात की थी। हमने सावरकर ब्रदर्स के बारे में डिस्कशन किया था। तो मैजनी में जैसा मैंने आपको बताया एक ऑर्गेनाइजेशन थी तरुण इटली, जिसे कहा जाता है यंग इटली। यंग इटली नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन इटली में हुआ, यंग इटली नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको मैजनी ने बनाया था। माफ कीजिए, मैजनी जो है वो इटली के राष्ट्र अध्यक्ष रहे हैं। तो मैजनी ने एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। मैजनी ने एक गुप्त संस्था को बनाया था जिसे यंग इटली कहा जाता है। इसी यंग इटली की तर्ज पर वीडी सावरकर और दामोदर सावरकर ने नासिक वाले इलाके में मित्र मेला नाम की एक संस्था को बनाया। बाद में इस मित्र मेला का नाम परिवर्तन कर दिया गया, अभिनव भारत कर दिया गया, अभिनव भारत इनको नाम कर दिया गया। इसके जो सदस्य थे उसमें 2 मेंबर का नाम बहुत जरूरी है। एक है पांडुरंग महादेव बापट, जो कि पेरिस गए थे बम बनाने की कला सीखने के लिए, और दूसरे हैं अनंत लक्ष्मण करकरे। इन्होंने नासिक षड्यंत्र में पार्टिसिपेट किया था। नासिक षड्यंत्र क्या था? तो यहां पर आप देखें नासिक कंस्पिरेसी में क्या हुआ था। 1909 में नासिक के जो जिला मजिस्ट्रेट थे जैक्सन, उनको अनंत लक्ष्मण करकरे ने गोली मार दी थी। तो 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को अनंत लक्ष्मण करकरे ने गोली मार दी थी। इसी को कहा गया नासिक षड्यंत्र, इसी को कहा गया नासिक कंस्पिरेसी। उसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है अनंत लक्ष्मण करकरे, कृष्णजी गोपाल कर्वे और विनायक देशपांडे को इसके लिए फांसी की सजा दे दी गई। और बाद में वीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार किया गया और नासिक ला करके उनको आजीवन कारावास की सजा दे दी जाती है। हम डिस्कस करेंगे कि जब वीडी सावरकर लंदन गए तो उन्होंने लंदन में किस प्रकार से क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया, वो हम अगले टॉपिक पे बात कर रहे होंगे। ठीक है, और इसके बाद महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों की रीढ़ टूट गई। अब हम बात करेंगे बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की। उससे पहले मुझे यह बताइए, क्या सारे टॉपिक आपको क्लियर हैं? यहां तक की बातें क्लियर हैं मेरे दोस्त? यहां तक की बातें क्लियर हैं क्या? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे
बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों की, देखिए शुरू से ही मैंने आपको बताया कि बंगाल जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों का एक बहुत बड़ा केंद्र बना रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र होने का सबसे बड़ा रीजन यही रहा कि बंगाल पॉलिटिकल सेंटर था, बंगाल एक राजनीतिक केंद्र था। बंगाल में शिक्षा का प्रादुर्भाव जल्दी हुआ, एजुकेशन का एवोल्यूशन जल्दी हुआ और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का पॉलिटिकल सेंटर भी था, ब्रिटिश सरकार का राजनीतिक केंद्र बिंदु भी था। तो वहां पर भी अलग अलग क्रांतिकारी गतिविधियां आई। समझते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें इसमें। देखिए सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का। हम अनुशीलन समिति के बारे में पढ़ेंगे, अनुशीलन कमेटी के बारे में डिस्कस करेंगे। मुजफ्फरनगर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे अलीपुर षड्यंत्र केस के बारे में बात करेंगे, हावड़ा षड्यंत्र केस के बारे में बात करेंगे और कुछ अन्य तथ्यों की बात करेंगे। तो टोटल 6 टॉपिक हमें यहाँ पर कवर करना है जब हम बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों की बात करते हैं, बंगाल में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को हम डिस्कस करते हैं। तो आइए यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले अगर दोस्तों हम बात करें तो ये जो क्रांति है ये खास तौर पर इसको ट्रिगर किसने किया? बंगाल विभाजन के पश्चात इसमें तीव्रता आ गई। समझना पड़ेगा आपको इस बात को कि ऐसा नहीं है कि 1905 से पहले यहाँ क्रांतिकारी गतिविधियां नहीं हुआ करती थी। 1905 से पहले भी यहाँ पर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हुआ करते थे, क्रांतिकारी गतिविधियां हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ, क्रांतिकारी गतिविधियों की संख्या और इनकी प्रवृत्ति दोनों बहुत ज्यादा बढ़ गई, उसका नंबर और उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो जैसे महाराष्ट्र वाले इलाके में बाल गंगाधर तिलक ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी महाराष्ट्र के क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने में, महाराष्ट्र के रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को आगे बढ़ाने में, उसी प्रकार दोस्तों उसी प्रकार आपको याद रखना है कि ये जो बंगाल वाला इलाका है वहां 1905 के बंगाल विभाजन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ये पॉइंट आप यहां पर याद रखेंगे, ठीक है। अब यहां पर हमें समझना पड़ेगा कि बंगाल में कैसे इनका प्रसार हुआ, बंगाल में किस प्रकार क्रांतिकारी आंदोलन आगे बढ़ा। तो दोस्तों एक समाज वहां हुआ करता था, भद्रलोक समाज। तो भद्रलोक समाज के बारे में कहा जाता है कि ये पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया। तो कितना पूछा जाएगा आपसे? सवाल ये आएगा कि भद्रलोक समाज का संबंध है, तो याद रखना बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन से भद्रलोक समाज का संबंध है। भद्रलोक समाज इज एसोसिएटेड विद द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल। ये पॉइंट आपको यहां याद रखना है। दूसरी बात दोस्तों, यहां पर 2 लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। एक नाम था वारेंद्र कुमार घोष का और दूसरा नाम था भूपेंद्र नाथ दत्त का। भूपेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद के भाई थे और ये 2 बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन में। तो देखो सवाल क्या आते हैं, आपने भी पेपर दिए हैं, आप जानते हैं सवालों में यही निकल के आता है कि वारेंद्र कुमार घोष का संबंध था, भूपेंद्र नाथ दत्त का संबंध था। तो याद रखना है ये क्रांतिकारी थे और ये बंगाल के बहुत बड़े क्रांतिकारी हुआ करते थे। इसके बाद कुछ समाचार पत्र भी आए और समाचार पत्र तो आप जानते ही हैं, हर जगह बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं समाचार पत्र। इसमें सबसे पहला न्यूज़पेपर निकल करके आएगा युगांतर। युगांतर को वारेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और अरविंद घोष के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। ये जो युगांतर नाम का न्यूज़पेपर है, और याद रखना इसी युगांतर से इंस्पायर होकर के आप देखेंगे अमेरिका में जो गदर पार्टी बनाई जाएगी उसका मुख्यालय का नाम रखा जाएगा युगांतर आश्रम। तो इसी न्यूज़पेपर से इंस्पायर होते हैं। इसको कहा जाता है कि ये सबसे ज्यादा प्रभावकारी, सबसे ज्यादा इफेक्टिव रेवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर था, क्रांतिकारियों का अखबार था। तो याद रखेंगे जो युगांतर है वो एक क्रांतिकारी अखबार था जिसे वारेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और अरविंद घोष के द्वारा बनाया गया था। दूसरी चीज दोस्तों, एक और अखबार था जिसका नाम था संध्या।
क्या नाम था? संध्या। और संध्या जो है वो ब्रह्मा बांधव उपाध्याय के द्वारा बनाया गया था और ये भी क्रांतिकारी विचारों को आगे बढ़ा रहा था। तीसरा एक अखबार है वंदे मातरम, जो कि अरविंद घोष का था। और यहां पर मैं आपको एक चीज रिमाइंड करा दूं, आपको याद है जब हम उग्रवादियों के बारे में पढ़ रहे थे, जब हम एक्सट्रीमिस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, तो उग्रवादियों के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो वहां हमने डिस्कस किया था कि अरविंद घोष वो व्यक्ति हैं जिन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत दिया था, जिन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस की बात की थी। और निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब यही था कि अब हम सिर्फ प्रार्थना और याचना की राजनीति नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ रिक्वेस्ट और पिटीशन की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, अब हम बॉयकॉट करेंगे, स्वदेशी को प्रमोट करेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार करेंगे। तो अरविंद घोष ने इसी वंदे मातरम में, दोस्तों आपको याद रखना है, पहली बार निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत की बात की थी और स्वदेशी का प्रतिपादन कृष्ण कुमार मित्र ने अपने एक न्यूज़पेपर संजीवनी में किया था। ठीक है, तो वंदे मातरम। और चौथा आएगा दोस्तों भवानी मंदिर, जो कि वारिंद घोष का एक अखबार था। तो एक सवाल और आप देखना, अगर आप घटना चक्र से एमसीक्यू लगा रहे हो, आई रियली वांट कि उस किताब से आप एमसीक्यू जरूर लगाएं। तो एक चीज उसमें आप और देखना कि एक प्रश्न आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अखबार क्रांतिकारियों से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर इज नॉट एसोसिएटेड विद द रेवोल्यूशनरी। तो याद रखना उसमें इन चारों का नाम आएगा, इसके अलावा जो होगा वो उससे संबंधित नहीं होगा। युगांतर, वारिंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और अरविंद घोष का पेपर रहेगा। संध्या ब्रह्मा बांधव उपाध्याय का न्यूज़पेपर रहेगा। वंदे मातरम अरविंद घोष का पेपर रहेगा और भवानी मंदिर जो है वो वारिंद्र घोष का न्यूज़पेपर रहेगा। तो ये बातें बहुत ध्यान से याद कर लो, बड़ी जरूरी बातें हैं मेरे दोस्त। यहां से सवाल निकल करके आते हैं। बताइए क्लियर है? ऑल गुड? यहां तक सब कुछ क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। जल्दी बताइए, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? ओके, आप कह रहे हैं साक्षी जी कि सर कल भी मतलब मैं समझ नहीं पाया उस चीज़ का। साक्षी जी प्लीज़ बताइए, क्लियर कीजिए इसको। ओके, गोली किसको गोली की मार दी यार? वो सिंपल सी बात है ना जीतू जी, देखो उनका एक सिंपल सी फिलॉसफी थी, जो भी क्रूर अधिकारी होगा वो उसको गोली मारेंगे। अच्छा, जैक्सन को गोली इसलिए मारी बिकॉज ही वॉज क्रूअल ऑफिसर। ठीक है, और एक मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे, मैसेज के लिए भी, और वो बहुत ज्यादा क्रूअल था, इसलिए उसको गोली मारनी पड़ी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अगले। अब सबसे पहले हम बात करेंगे अनुशीलन समिति की, सबसे पहले हम बात करेंगे अनुशीलन कमेटी की। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सवाल यहां से निकल करके आए हैं, ध्यान से इसको पढ़ना पड़ेगा। देखिए 3 अनुशीलन समितियां बनाई गई, 3 अनुशीलन कमिटीज बनाई जाती हैं। सबसे पहले एक अनुशीलन कमेटी बनाई जाती है मिदनापुर में, जो कि 1902 में बनाई जाती है और इस कमेटी की स्थापना ज्ञानेंद्र नाथ बसु के द्वारा की जाती है। दूसरी दोस्तों एक अनुशीलन समिति होती है जो कि 1906 में ढाका वाले इलाके में बनाई जाती है और इसकी स्थापना पुलिन बिहारी दास के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? पुलिन बिहारी दास के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और कलकत्ता में दोस्तों 1902 में 1902 में एक अनुशीलन समिति बनाई जाती है। इसके अध्यक्ष प्रथम नाथ मित्र थे और इसके साथ जतिंद्र नाथ बनर्जी, जिन्हें बाघा जतिन के नाम से जाना जाता था। यह सवाल यहां से निकल करके आ जाता है कि बंगाल के किस क्रांतिकारी को बाघा जतिन के नाम से जाना जाता था? तो याद रखिए जतिंद्र नाथ बनर्जी को बाघा जतिन के नाम से जाना जाता था। एक नाम और निकल के आता है वारिंद्र नाथ बोस, ये सब इनके साथ जुड़े हुए थे। अभी डिस्कस किया ना वीरेंद्र नाथ बोस के बारे में, ये वही व्यक्ति हैं। ये सारे लोग अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। तो इतिहास में 3 अनुशीलन समितियों का जिक्र है, 3 अनुशीलन कमेटी बनाई गई थी। तीनों का काम क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाना था, तीनों का काम रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को आगे बढ़ाना था। एक कमेटी आप देखेंगे मिदनापुर में बनाई जाएगी ज्ञानेंद्र नाथ बसु के द्वारा, एक ढाका में बनाई जाएगी पुलिन बिहारी दास के द्वारा और एक कलकत्ता में बनाई जाएगी जिसमें प्रथम नाथ मित्र,
जतेंद्र नाथ बनर्जी, जिनको बाघा जतिन कहा जाता है, बारिंद्र नाथ घोष, ये सारे लोग इससे जुड़े रहेंगे। सवाल यही निकल करके आता है कि अनुशीलन समिति से कौन जुड़ा हुआ था, तो मेंबर के नाम आपको यहां पर याद रखना है। और इसने बहुत बड़े स्तर पर क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया था, बड़े लेवल पर इसने रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के बारे में बात करते हैं कि मुजफ्फर जज किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया जाता है, लेकिन उस प्रयास में असफलता मिलती है 1908। और कई बार आप देखेंगे तो इसे मुजफ्फर कंस्पिरेसी के नाम से भी जाना जाता है, इसे मुजफ्फर षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। आइए समझते हैं। देखिए अप्रैल 1908 में बिहार के मुजफ्फर जिले के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये नाम याद रख लीजिएगा, बहुत जरूरी नाम है। 1908 में बिहार के मुजफ्फरनगर के दोस्तों जो जिला न्यायाधीश थे किंग्सफोर्ड, उन पर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंक दिया। ठीक है, बम फेंक दिया। इसमें क्या हुआ, किंग्सफोर्ड इसमें बच गया। किंग्सफोर्ड तो इसमें नहीं मरा दोस्तों, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री इसमें मारी गई। तो ये बहुत बहुत बुरा हुआ, क्योंकि मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री जो कि दोनों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखते थे, इंडियन नेशनल मूवमेंट को वो सही मानते थे, उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन जो किंग्सफोर्ड होता है, मुजफ्फरनगर का जिला न्यायाधीश किंग्सफोर्ड, जिसको मारने के लिए प्लान किया गया था, वो इसमें बच जाता है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो प्रफुल्ल चाकी होते हैं तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। वो क्या कर लेते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। और जो खुदीराम बोस होते हैं उनको फांसी की सजा दी जाती है। जब खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई तो उस समय इनकी एज बहुत कम थी दोस्तों, और ये सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं, सबसे कम उम्र में इनको फांसी दी जाती है। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखना है। ओके, यहां देखें, प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, परंतु खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके अगस्त 1908 में 18 वर्ष की आयु में उनको फांसी की सजा दे दी जाती है। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे। सीधे सीधे प्रश्न क्या आते हैं समझिए। पहला प्रश्न तो वो आपसे यही पूछ लेगा कि मुजफ्फरपुर षड्यंत्र क्या है, व्हाट इज मुजफ्फरपुर कंस्पिरेसी। तो याद रखेंगे, अगर मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के बारे में पूछा जाता है, अगर मुजफ्फरपुर कंस्पिरेसी के बारे में पूछा जाता है दोस्त, तो आप सिंपल आंसर करेंगे कि देखिए साहब, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 1908 में जो मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश थे, मुजफ्फरपुर के जो मजिस्ट्रेट थे, किंग्सफोर्ड, याद रखिएगा किंग्सफोर्ड, उनकी उन्होंने हत्या का प्रयास किया। हालांकि उसमें उनकी हत्या नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से मिस्टर कैनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री की हत्या हो जाती है। प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कमिट कर लिया और जो खुदीराम बोस थे उनको फांसी की सजा दे दी गई, और खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। ओके, तो ये कुछ पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है जो कि मुजफ्फरपुर षड्यंत्र से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अलीपुर षड्यंत्र केस की, डिस्कस करते हैं अलीपुर कंस्पिरेसी केस की, जो भी 1908 में हुआ था, 1908 में हुआ था। तो यहां पर क्या हुआ था, अनुशीलन समिति, अभी पढ़ चुके हैं हम अनुशीलन समिति क्या है, ने क्या किया, एक व्यक्ति थे हेमचंद्र कानूनगो, अनुशीलन कमेटी के एक मेंबर थे जिनका नाम था हेमचंद्र कानूनगो। तो हेमचंद्र कानूनगो को इन्होंने रूस भेजा। क्यों भेजा रूस, कि साहब आप वहां जाइए और वहां से आप बॉम्ब बनाने के आर्ट को सीख करके आइए कि आखिरकार हम बॉम्ब कैसे बना सकते हैं। तो भैया हेमचंद्र कानूनगो रूस गए और रूस में जाकर के उन्होंने बॉम्ब बनाने की कला को सीखा। ठीक है, और आप उन्होंने बॉम्ब बनाने की कला को सीखा। याद है आपको
एक जो कमेटी थी अभिनव भारत के भी एक सदस्य जो पांडुरंग है, उनको पेरिस भेजा गया था बॉम्ब बनाने की कला सीखने के लिए। और यहाँ पर हेमचंद्र कानूनगो को रूस भेजा जा रहा है कि आप रूस जाइए और वहां से बॉम्ब बनाने का आर्ट सीख करके आइए। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वो रूस गए और जब वो वापस आए, उनकी जब वापसी हुई 1907 में, तो कलकत्ता के एक व्यक्ति हैं मणिक तल्ला। क्या नाम है? मणिक तल्ला। तो मणिक तल्ला ने क्या किया, कहा कि देखो भैया कानूनगो, अब तुमको बॉम्ब बनाने का आर्ट आ चुका है, तुम जानते हो, तो हम एक काम करते हैं, हम कलकत्ता वाले इलाके में एक बॉम्ब बनाने की फैक्ट्री खोलते हैं, हम एक कारखाना खोलते हैं जहां पर हम बॉम्ब बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है, क्रांतिकारियों को इससे मदद भी मिलेगी, हम ये चीज यहां पर करेंगे। पर क्या हुआ, जो वारिंद्र कुमार घोष से एक गलती हो गई। वारिंद्र कुमार घोष आपको याद होगा, युगांतर मैगजीन से जुड़े हुए थे और अनुशीलन कमेटी से भी जुड़े हुए थे। तो वारिंद्र कुमार घोष ने कुछ गलतियां कर दी और सरकार को इसके बारे में पता पड़ गया। और जैसे ही सरकार को इसके बारे में पता पड़ा, सारी चीजें खराब हो गई। तो क्या हुआ दोस्तों, इसमें बहुत सारे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, जिसमें सरकारी गवाह कौन बने, तो सरकारी गवाह बने थे एक नरेंद्र गोसाई, और नरेंद्र गोसाई की सत्येंद्र नाथ बोस ने हत्या कर दी। तो यहां पर भी एक सरकारी गवाह बने जिनका नाम था नरेंद्र गोसाई, उनकी सत्येंद्र नाथ बोस ने हत्या कर दी। बाकी ये केस बहुत आगे बढ़ा दोस्तों, और इस केस में क्या हुआ, वारिंद्र कुमार घोष के सभी लोगों को काला पानी की सजा दी गई, किंतु चित्तरंजन दास की बेहतरीन पैरवी से अरविंद घोष छूट गए। और इसके बाद आपको पता है दोस्तों कि बंगाल के क्रांतिकारी गतिविधियां लगभग समाप्त हो गईं। जो अरविंद घोष थे उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया, वो पांडिचेरी चले गए और पांडिचेरी में अरौविले में एक आश्रम की स्थापना कर ली और राजनीति से उन्होंने संन्यास ले लिया। तो बेसिकली आपको याद रखना है अलीपुर कंस्पिरेसी से कौन कौन से प्रश्न निकल करके आते हैं। देखिए ये कोई कंस्पिरेसी नहीं थी, इसमें सबसे पहला नाम आपको याद रखना है अनुशीलन समिति का, जहां से एक प्रश्न आ सकता है, अनुशीलन कमेटी का नाम आप याद रखिए। दूसरा यहां से प्रश्न निकल के आ सकता है हेमचंद्र कानूनगो, एक यहां से ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि भैया जो हेमचंद्र कानूनगो थे वो अनुशीलन कमेटी और अलीपुर कंस्पिरेसी से जुड़े हुए थे। इनको बॉम्ब बनाने के सीखने के लिए रसिया भेजा गया, रूस इनको भेजा गया। तीसरा नाम आपको याद रखना है मणिक तल्ला का। ठीक है, क्यों याद रखना है, क्योंकि मणिक तल्ला ही वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कानूनगो की सहायता से कलकत्ता में एक बॉम्ब बनाने की फैक्ट्री को स्टार्ट किया था। ठीक है, बॉम्ब बनाने की फैक्ट्री को इन्होंने यहां पर स्टार्ट किया था, यह चीज भी आपको यहां पर याद रखनी है। अब जैसे ही ये कलकत्ता की जानकारी अंग्रेजों को मिली तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सर किसको गिरफ्तार कर लिया, वारिंद्र कुमार घोष को गिरफ्तार किया, वारिंद्र कुमार घोष को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, साथ ही साथ हेमचंद्र कानूनगो को गिरफ्तार कर लिया, मणिक तल्ला को गिरफ्तार कर लिया, और एक और बड़ा नाम इसमें निकल के आया, उन्होंने अरविंद घोष को भी इसमें गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, अब ये केस लड़ा गया। तो इस केस में वकील कौन थे, तो दोस्तों इस केस में जो वकील थे वो थे चित्तरंजन दास, CR दास इसमें वकील थे। अब CR दास ने बहुत अच्छी वकालत की, हालांकि वो वारिंद्र कुमार घोष, हेमचंद्र कानूनगो और मणिक तल्ला को तो नहीं छुड़ा पाए। इन सबको काला पानी की सजा हो गई। काला पानी की सजा का सिंपल सा मतलब यह था कि इन सबको अंडमान निकोबार की जेल में भेज दिया गया। लेकिन जो अरविंद घोष थे उनको उन्होंने छुड़ा लिया, और अरविंद घोष जब छूटे तो उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया, पॉलिटिक्स से उन्होंने संन्यास ले लिया, और संन्यास लेने के बाद वो पुडुचेरी चले गए और अरौविले आश्रम में स्थापना उन्होंने कर ली। तो इस अलीपुर कंस्पिरेसी के बाद आपको याद रखना है बंगाल में जो है दोस्तों वो क्रांतिकारी आंदोलन लगभग खत्म हो जाएगा, और ये बहुत बहुत बुरी चीज होगी बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए। जैसे हमने देखा था जब महाराष्ट्र में सावरकर बंधुओं को गिरफ्तार किया गया, नासिक षड्यंत्र वहां पर निकल करके आया, तो सारी चीजें वहां पर खराब हो गई। उसी प्रकार आपको ये चीज भी याद रखनी है। ठीक है, बताइए क्या यहां तक क्लियर हैं सारी बातें, क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हैं, जल्दी बताइए।
और इसमें एक छोटी सी बात तो ये भी याद रखिएगा कि एक सरकारी वकील थे, सरकारी वकील का नाम भी याद रख लीजिएगा, नरेंद्र गोसाई। तो नरेंद्र गोसाई की सत्येंद्र नाथ बोस ने हत्या कर दी थी। यार इंफॉर्मेशन लीक हो गई थी, बेसिक बात ये थी। ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट को शुरू करते हैं। अलीपुर षड्यंत्र भी हमने डिस्कस कर लिया। आगे बढ़े दोस्तों, अगले पार्ट को जरा हम डिस्कस करें। ओके अब हमें बात करनी है, एक हावड़ा षड्यंत्र केस हुआ था, एक हावड़ा कंस्पिरेसी केस हुआ था 1910 में। इसके बारे में जरा डिस्कस करते हैं। देखिए जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को आप जानते हैं, बनर्जी यहाँ पर, जिनको बाघा जतिन के नाम से जाना जाता था, हमने अभी डिस्कस किया था। इन्होंने क्या किया था, जो बंगाल के उप पुलिस अधीक्षक हैं शमसुल आलम की हावड़ा में हत्या कर दी थी। तो इसी को कहा जाता है हावड़ा षड्यंत्र केस, ठीक है। और सितंबर 1915 में बालासोर में पुलिस द्वारा घेरकर इनकी हत्या कर दी गई। तो बाघा जतिन ने भी ये काम किया था। जो बाघा जतिन है, जतीन्द्र नाथ बनर्जी हैं, इन्होंने भी इस काम को आगे बढ़ाया था और हावड़ा केस में उनका नाम निकल करके आता है। कुछ अदर फैक्ट डिस्कस करते हैं और फिर क्लास को खत्म करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ एक और घटना है जिसको कहा जाता है बर्रा डकैती। एक और छोटी सी घटना है जिसको बर्रा डकैती की घटना कहा जाता है। तो बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था। और बंगाल के एक अन्य प्रमुख क्रांतिकारी थे रास बिहारी बोस। इन्होंने कलकत्ता से दिल्ली, ये हम पढ़ चुके हैं, दिल्ली षड्यंत्र के बारे में है। हम जानते हैं दोस्तों कि रास बिहारी जो घोष थे, माफ कीजिए बोस, रास बिहारी बोस ने क्या किया था, हार्डिंग बम कांड के बारे में हमने पढ़ा था। जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई तो उस समय दिसंबर में जब एक प्रोग्राम हो रहा था 1912 में, तो इन्होंने हार्डिंग के ऊपर बम फेंका था। हार्डिंग उसमें बच गया था, बहुत सारे लोगों को उसमें फांसी की सजा दी गई थी। लेकिन जो रास बिहारी बोस हैं वो भाग करके जापान चले गए थे, और वो जापान चले गए थे और उसके बाद फिर चीजें खत्म हो गई। तो ये आपकी बंगाल की पूरी गतिविधियां रहेंगी। तो हमने बंगाल की सारी क्रांतिकारी गतिविधियों को डिस्कस कर लिया, सारे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए हम बात करेंगे पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन की, पर यह चर्चा हम कल करेंगे और कल इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों, कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। दिस इज़ आवर टेलीग्राम ग्रुप। ये सारी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है अभियान के नाम से, इसको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर आपको सारे पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे हमारे चैनल से रिलेटेड। और दूसरी बात दोस्तों, ये वो सारे कोर्सेज हैं जो मैं MPPSC मेंस 2020 के लिए पढ़ा रहा हूँ। इसमें एनवायरनमेंट शामिल है, GS पेपर 4 है, हिंदी है, ऐसे है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी का कोर्स अभी मैंने स्टार्ट किया है, उसकी लगभग 10 क्लासेस दोस्तों अभी हुई हैं। इस कोर्स को आप प्लीज़ ज्वाइन करें, काफ़ी सारी नई चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगी। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल अभियान।